ठीक है। जो सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ रहे थे और सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर चल रहा था। ठीक है, ट्रांजिस्टर से पहले वाला जो पार्ट है बोर्ड के लिए वही है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बोर्ड में नहीं है, पिछले साल से हट चुका। और उससे पहले वाला थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इजी है क्योंकि सिंगल सिंगल चीजें दे रहा है। यहाँ पे दो दो डिप्लीशन रीजन बन रहे हैं, दो दो बैरियर बन रहा था। ठीक है, तो एक बार लास्ट क्लास वाला वही चीज हम देख रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं, उसी पे बेस्ड हम लोग को आज करना है। जैसे देख रहे थे ऐसा था, एक तरफ एमीटर बोलते थे, एक तरफ बेस और एक को बोलते थे कलेक्टर। तीन चीज हुआ करती थी, एन पी एन हो या फिर पी एन पी हो। तो जैसे कि अगर एन पी एन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस बना है, ठीक है, यहाँ पे एक बैरियर बना है। ऐसा हम लोगों ने देखा था कि दो दो बैरियर्स बन रहे हैं इसमें। इस केस में दो दो बैरियर्स दिख रहे हैं। एन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एमीटर वाले में जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि हाईली डोप्ड होता है, और बेस वाला जो होता है लाइटली डोप्ड होता है। बेस वाले को थिन रखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा लार्ज, कंपेरेटिवली लार्ज रखते हैं कलेक्टर साइड। फिर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस देखा था और बोला था कि अगर एमीटर बेस को फॉरवर्ड रखें, ठीक है, एमीटर बेस को फॉरवर्ड रखें यानी कि पी को हायर पोटेंशियल पे, और वैसे ही बेस को इसमें हम लोग सी को लोअर पोटेंशियल, एन को हायर और पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा। तो ऐसा अगर रखते हैं तो हमने बोला था कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड में हमने कनेक्ट करा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे। सेम कहानी इसमें भी था। तो ये सब कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस करा था। अब हम लोग इसी चीज को सर्किट बनाकर देखेंगे कि कैसे क्या चीजें वेरी करती है। तो हमने देखा था ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसको बोले थे आई है, इसको बोले थे कि उल्टा, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये आई इधर, ये आई बी, और इधर से आई सी। और आई इक्वल टू दिख रहा है हमारा आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो ये तो था इंटरनल क्या क्या हो रहा है वो सब चीजें। अब हम लोग एक्सटर्नल थोड़ा सर्किट के बारे में देखेंगे कि सर्किट कैसा चेंज होता है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, एनपीएन, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, कौन सा हम बना रहे हैं, तो एन का कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, क्योंकि इसी चीज को हम लोग आगे एम्पलीफायर सर क्या बोलते हैं स्विच में चेक कर लेंगे। तो हम एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें हम कौन सा केस ले रहे हैं, तो एक्टिव वाला केस, यानी कि एमिटर बेस जो होगा वो फॉरवर्ड होगा और बेस और कलेक्टर एंड जो होगा ये रिवर्स होगा। तो ये वाला केस हम लोग कंसिडर करते हुए हम सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, जो भी कॉमन होता है उसको अगर हम नीचे रखते हैं तो ज्यादा आसान पड़ता है, तो इसलिए हम उसको नीचे रख देते हैं। ठीक है, एनपीएन है तो पी जो होगा बीच में होगा, तो इसलिए हम इसका एरो का डायरेक्शन ऐसा दे दिए। तो ये हमको एमीटर दिख रहा है, ये हमको बेस दिख रहा है, और ये हो गया कलेक्टर। अब हमको कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करना है तो हमको बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस्ड करना है। फॉरवर्ड बायस्ड है यानी कि ये जो है हमारा पी है, ये एन है, ये भी एन है, एनपीएन है तो ऐसे ही होगा। तो अगर हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो एमीटर और बेस है तो बेस को हमको हायर पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे हायर पोटेंशियल पे रखें। वायर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, बेस से कनेक्टेड है तो इसको आरबी बोलते हैं, इसको भी बीबी बोलते हैं। यहाँ से हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे तो इधर भी अगर हम कनेक्ट करेंगे तो सी को ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, तो हम ऐसा कर रहे हैं। और
ऐसा। ये जो है वेरिएबल हम लगाए हैं क्योंकि बाकी सब भी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको वेरिएबल लगाए हैं और इसको हम बोलते हैं VCC। इसको RC बोलते हैं या फिर लोड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कलेक्टर एंड से कनेक्टेड है तो लोड बोलेंगे या फिर RC बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो करंट बहेगा NPN है, करंट जो बहेगा वो हमको ऐसा मिलेगा, यहाँ से ऐसा IC अंदर जा रहा होगा, इसमें से ऐसा IB अंदर जा रहा होगा और इधर से I बाहर निकल रहा होगा ट्रांजिस्टर से, तो ये हमारा करंट होगा। अगर ध्यान से देखें तो ये एंड और ये एंड, इन दोनों के बीच का एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई वोल्ट मीटर लगा दें तो ये वोल्ट मीटर हमको रीडिंग देगा VBE, ठीक है। यानी कि ये जो रीडिंग है ये B पॉइंट और E पॉइंट यानी कि बेस और एमीटर के बीच का पोटेंशियल रीडिंग दे रहे हैं। वैसे ही अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट का निकालें तो ये हमको पोटेंशियल मिलेगा VCE, ठीक है। ये तो जीरो ही है, VC और जीरो में डिफरेंस करेंगे तो VC मिलेगा, यहाँ से BB मिलेगा। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। किसी चीज को हम लोग, यहाँ पे लोड है, इसी के क्रॉस हम लोग को आउटपुट मिलेगा, तो लोड के क्रॉस आउटपुट और इसके क्रॉस इनपुट, ठीक है। तो मैं बेसिकली जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से ये जो हमको पोटेंशियल मिलता है इसको हम बोलते हैं V आउटपुट, यानी कि लोड के क्रॉस में जो रहेगा वही चीज होगा V आउटपुट। तो V आउटपुट हम आगे देखेंगे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ऐसा लिख रहे हैं। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया ड्रॉ होके, ठीक है। यानी कि कौन सा है, NPN है, CET है और फिलहाल हम ये सर्किट ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है। अब इस सर्किट देखते हुए हमको ये समझ जाना है कि कैसे क्या कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे IB है तो IB माइक्रो एमीटर में ही होगा क्योंकि बहुत कम ही रहता है, और इधर IC जो होगा वो मिली एम्पियर में रहेगा क्योंकि IC वाला जो है IB से ज्यादा होता है। ये चीज, जो इधर वाला सर्किट है इसको इनपुट सर्किट बोलते हैं और इधर वाले को आउटपुट, ठीक है। इधर वाला कंसीडर जो है वो आउटपुट हमको दे रहा है, इस लेफ्ट साइड वाला इनपुट दे रहा है क्योंकि R लोड उधर ही लगा हुआ है तो उधर ही हमको आउटपुट मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि यहाँ पे हम एक ऐसा लूप में घूम रहे हैं, मान लेते हैं ये लूप 1, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक बार लूप 2 में घूमेंगे, तो लूप 1 के लिए अगर हम KVL यूज कर रहे हैं, नहीं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, तो VBB माइनस IB RB, ठीक है। यहाँ से B और E का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो B जो है P साइड है, E जो है N साइड है और फॉरवर्ड बायस्ड है, तो B जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा, तो इसलिए माइनस VB, घूम लिए तो जीरो। तो यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो VBB इक्वल टू VBE प्लस IB RB, ठीक है। ये जो VBB है इसको हम बोलते हैं V इनपुट, यानी कि हमारे इनपुट सोर्स है, यहाँ से हमको इनपुट मिलेगा, ठीक है। यानी कि इनपुट का हमको पोटेंशियल ऐसा मिल रहा है VBE प्लस IB RB। वैसे ही आउटपुट के लिए अगर देखेंगे तो लूप 2 लिख रहे हैं, लूप 2 में भी KVL हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखो क्या मिलेगा हमको, VCC माइनस ICRL या RC भी बोला जाता है, तो ICRL, फिर C इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो C जो होगा वो B से भी ज्यादा हायर पोटेंशियल पे है, तो C ऑफ कोर्स हाई पोटेंशियल पे है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस VCE इक्वल टू 0, क्योंकि हम C से ही जा रहे हैं तो BC लिख रहे हैं और BC जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, तो हायर से लोअर जा रहे हैं इसलिए माइनस लिखे। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि VCE, ठीक है, VCE जो मिल रहा है यानी कि इस दोनों पॉइंट के बीच का एंड का पोटेंशियल,
इसको हम बोलते हैं वी आउटपुट। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा हमारा वी आउटपुट, जो कि हमको दिख रहा है VCC माइनस ICRL। तो ऐसा हमको दो इक्वेशंस मिल रहे हैं इससे, एक तरफ इनपुट एक तरफ आउटपुट। अभी इन्हीं सब चीज को यूज करके हम लोग एज अ डिवाइस इसको यूज बनाते हैं। ठीक है, एज अ डिवाइस अगर हमको यूज करना होता है तो ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो पहले अंदरूनी चीज जो क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन होल्स ये सब चीज का, वो सब हम लोग डिस्कस किए थे। अब थोड़ा न्यूमेरिकली हम लोग देख रहे हैं ये चीजें। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से अगर देखते हैं तो इनपुट पोटेंशियल है, IB है, IC है, VCC है, VCE है, सब कुछ दिख रहा है हमको। अगर हम इनपुट को 0 रखे होते, यानी कि VBB 0 होता, इनपुट पोटेंशियल 0 होता, उस समय हमको कोई करंट नहीं मिल रहा होता, क्योंकि जब हम ऐसा डायोड का बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमको एक डिप्लीशन रीजन मिलता, कोई फॉरवर्ड और रिवर्स कुछ नहीं था। तो डिप्लीशन रीजन था तो IB 0 था। ठीक है, यानी कि जब हमारा V इन यानी कि इनपुट पोटेंशियल 0, तब IB 0। VB तो है, B और E के बीच का पोटेंशियल वो रहे ना रहे, उससे हमको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर इनपुट पोटेंशियल 0 है तो IB 0 है। इनपुट अगर बढ़ाएंगे तो VB भी बढ़ेगा। जैसे अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखो सर्किट में इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल भी बढ़ना ही है। ठीक है, VB भी बढ़ेगा और IB भी बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम इनपुट पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो बेस और एमीटर का बीच का पोटेंशियल भी बढ़ेगा और करंट, बेस करंट IB भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमको सब कुछ दिख रहा है, इसको बढ़ा रहे हैं तो VB भी बढ़ेगा, IB भी बढ़ेगा। वैसे ही आउटपुट में आते हैं, तो आउटपुट में हम VCC जो है इसको हम कनेक्ट करके रखे हैं सिर्फ इसलिए कि C जो हो, यानी कि कलेक्टर जो हो, वो बेस से हायर पोटेंशियल पे रहे, ताकि ये हमारा रिवर्स में रहे। ठीक है, तो उसको हम कांस्टेंट ही रखते हैं। अब देखते हैं कि जैसे जैसे IB बढ़ रहा है, IB बढ़ रहा है, इसका मतलब श्योर है कि हम लिखे थे कि IC प्लस IB इजकल टू IE। ठीक है, अगर हम IE है, IB प्लस IC है, ऐसा कुछ है, IB बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स IE और IC भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि मेजोरिटी में तो IE और IC ही रहते हैं, IB तो माइनॉरिटी रहता है। माइनॉरिटी बढ़ रहा है यानी मेजोरिटी वाले जरूर बढ़ रहे होंगे, यानी कि IB बढ़ रहा है तो IC बढ़ रहा होगा, IC बढ़ रहा होगा तो भी आउटपुट घट रहा होगा, ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कुछ कर्व्स हम लोग पढ़ते हैं, जो कहानी था उसी के बेसिस पे। तो एक हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नंबरिंग नहीं करते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसको करते हैं? कीपिंग VCE कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम VCE को कांस्टेंट रखते हैं, VCC को वेरी करेंगे तो IC वेरी हो रहा था, तो VCE को हम कैसे भी कांस्टेंट रखे हैं, इसको हम कांस्टेंट रख दिए, यानी कि आउटपुट जो है उसको हम कांस्टेंट रखे हैं। ठीक है, वेरिएशन ऑफ IB with VB is called इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अगर हम VCE आउटपुट को कांस्टेंट किसी भी VCC को चेंज करके रखते हैं हम लोग, उसको रखने के बाद अगर VBE यानी बेस और एमीटर के बीच के पोटेंशियल पे IB का बात करें तो वो चीज हमको रिप्रेजेंट करता है। तो ये अगर याद करो तो सिर्फ अगर PN जंक्शन होता तो ये फॉरवर्ड पोटेंशियल और करंट का बात किया जा रहा है, तो फॉरवर्ड पोटेंशियल और करंट का बात किया जा रहा है, तो इसका जो कर्व आएगा वैसा ही कुछ आएगा।
इधर हम लिख रहे हैं IB, ये माइक्रो एमीटर में रहेगा, और इधर VBE, बेस और एमीटर का पोटेंशियल। तो ये हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, सिलिकॉन का रहता है तो 0.6 0.7 के आसपास रहता है, तो सिलिकॉन के लिए हम बोल रहे हैं कि 0.67 के बीच आसपास रहता है। ठीक है, तो ऐसा जाता है। यहाँ पे VC जो है वो कांस्टेंट है। अगर मान लेते हैं 10 वोल्ट है, ठीक है, तो अगर हम 20 वोल्ट VC कांस्टेंट रखेंगे तो VC हमको ऐसा मिलेगा 20 वोल्ट, नहीं कि थोड़ा सा शार्प मिलेगा। ठीक है, नहीं अगर जैसा ही VC को अलग अलग वैल्यू हम कांस्टेंट रखेंगे, वैसे ही अलग अलग हमको वैल्यू के कर्व मिलेगा। यहाँ से अगर जो हम रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस R इनपुट लिखेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस जो मिलेगा R इनपुट मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। ठीक है, ये इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगा हमको, डायनेमिक होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, डेल्टा VBE बाय डेल्टा IB। इस पर्टिकुलर केस के लिए ये सारे चीज नोमेनक्लेचर है। ठीक है, बस जो भी कहे, कॉमन बेस का है, कॉमन एमीटर का है, यही दोनों में से पूछता है, तो उसी के अकॉर्डिंग कौन सा इनपुट है कौन आउटपुट है वो हमको ऐसे लेके रखना है। ठीक है, अब है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कब होगा, तो कीपिंग IB कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि बेस करंट को हम कांस्टेंट कर दें, एंड IC वर्सेस VCE गिव्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि कैसा वेरिएशन है IC का VCE के साथ एट कांस्टेंट IB, इस चीज को बोलते हैं हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये कैसा जाता है, तो हमने देखा कि शुरू में अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, आउटपुट का पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं किसी भी तरीके से, तो IC जो है बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और एक समय आएगा जब वो सेचुरेट हो जाएगा, कि नया तो कुछ फॉर्म नहीं कर रहा है, तो सेचुरेट हो जाएगा। तो ये अगर हम बोल रहे हैं IC है, मिली एम्पियर में रहेगा, ये है VCE, तो ये जो कर्व आता है ऐसा आता है। ठीक है, सेचुरेट हो जाता है। ये हम बोल रहे हैं अगर IB 50 माइक्रो एम्पियर है, ये IB इससे कम होगा तब 40 माइक्रो एम्पियर हो। ठीक है, तो ऐसा अगर है कांस्टेंट IB के लिए, तो ऐसा कर्व हमको मिलता है। यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IC। ठीक है, AC वाले के लिए डेल्टा, और किसी पार्टिकुलर रहेगा तो DC, तो मोस्टली ऐसे ही रहता है। तो डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IC जो होगा वो हमारा R आउटपुट होगा। ये भी डायनेमिक इन नेचर ही है। ठीक है, अब जैसे हम V आउटपुट एंड V इनपुट का बात करते हैं, V आउटपुट वर्सेस V इनपुट। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे अगर हम इनपुट बढ़ा रहे थे, तो शुरू में आउटपुट तो जीरो था, जीरो इन द सेंस, देखते हैं आते हैं फिर से इक्वेशन। V इनपुट है, इसको बढ़ाएंगे तो IB बढ़ेगा, IB बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, V आउटपुट घटेगा। क्लियर है। अब IC जो है जब तक बैरियर है तब तक तो जीरो है, यानी कि V आउटपुट जो है VCC के बराबर इनिशियली जीरो से रहेगा, यानी VCC रहेगा, दिख रहा है यहाँ से। जैसे जैसे IC बढ़ेगा वैसे वैसे VCC घटेगा, लास्ट में IC जो हो जा रहा है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है
कि आईसी बढ़ते बढ़ते क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। आईसी अगर कांस्टेंट तो वीसीसी भी आउटपुट भी कांस्टेंट। भी आउटपुट अगर लिख रहे हैं तो वीसीसी माइनस आईसी आरसी आरएल। तो आईसी शुरू में 0 है जब तक बैरियर है, उसके बाद आईसी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी कि भी आउटपुट शुरू में कांस्टेंट रहेगा जो कि वीसीसी के बराबर होगा, और धीरे धीरे वो घटते घटते फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो कर्व हमको मिलता है भी इनपुट का, ऐसा ऐसा कुछ जाता है, फिर ऐसा डिक्रीज करता है, फिर ऐसा कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा 3 रीजन हमको मिलता है। ये रीजन जो बोलते हैं इसको कट ऑफ बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या है, आईसी जो है वो 0 है। ये जो है एक्टिव रीजन कहलाता है। एक्टिव रीजन यानी सब कुछ एक्ट कर रहा रहता है। ये कहते हैं सेचुरेशन, सेचुरेट हो जाता है, यानी कि आईसी जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, एक्टिव वाले में आईसी भी चेंज हो रहा होगा, सब कुछ चेंज होते रहता है। तो ये 3 रीजन। अब ये जो बीच वाला एक्टिव रीजन है, ये एक्टिव रीजन ये यूज होता है, यूज्ड एज एम्पलीफायर। ठीक है, अगर हम एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक्टिव रीजन यूज करते हैं। ये दोनों रीजन जो होते हैं यानी कि सैचुरेशन एंड कट ऑफ, ये यूज करते हैं हम लोग स्विच के लिए, स्विच बनाने के लिए। यानी कि देखो कि अगर हम यहाँ के V1 बोले, यहाँ V2 बोले, V1 V2 का रेंज अगर बहुत कम कर दें ये वाला, तो क्या मिलेगा हमको, एक छोटा सा रेंज मिलेगा बहुत ही। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि एक ही वैल्यू मिल जाए तो और भी बढ़िया है। तो हमको क्या मिलेगा कि V1 से कम रहा तो बंद रहेगा, V2 से ज्यादा रहा तो चलेगा। ऐसा ही होगा। आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आईसी जो है आउटपुट है। तो आईसी जो है V1 से कम है तो 0 है, V2 से ज्यादा है तो कांस्टेंट है, यानी सर्किट में कांस्टेंट करंट घूमेगा। तो हम लोग एज ए ऑटोमेटिक करंट स्विच के लिए इसको यूज कर लेते हैं। तो वही एक एक करके देखेंगे कि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। इतना बात में अगर किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, तो एम्पलीफायर के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है एक्टिव रीजन। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये वाला रीजन हमारा यूज होगा, एक्टिव वाला रीजन। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट। ठीक है, ऐसे ही इनपुट आउटपुट है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई एसी सोर्स जो है ऐसा इनपुट दिए हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमको ये आउटपुट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमको ये कुछ आउटपुट मिलेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट का बात करें तो हमको आउटपुट कुछ ऐसा मिल जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ का अगर हम एम्पलीट्यूड A1 बोले, यहाँ का एम्पलीट्यूड A2 बोले, तो हमको A2 जो मिल रहा है ग्रेटर देन A1 मिल रहा है। यानी कि जो भी आउटपुट का एम्पलीफिकेशन है वो हमको ज्यादा मिल रहा है, यानी कि हमको क्या दिख रहा है कि एम्पलीफाई हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि एम्पलीफायर हम लोग उसी चीज को कहते हैं कि कोई भी अगर चीज है, करेंट हो, पोटेंशियल हो, जो भी हो, उसमें एम्पलीफिकेशन मिले हमको। ठीक है, आउटपुट में एम्पलीफिकेशन, करंट में एम्पलीफिकेशन। तो वही दिख रहा है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड बड़ा हो जा रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं कि एम्पलीफाई कर दिया है। ये और थोड़ा शार्प आता है, जैसे कि हम लोग माइक में यूज करते हैं,
बोलते हैं धीरे धीरे, लेकिन साउंड को एम्पलीफाई करके बहुत तेजी से लाउड स्पीकर में सुनाई देता है। तो वहाँ एम्पलीफिकेशन यूज होता है, बहुत जगहों पे यूज होता है। और जो ये ट्रांजिस्टर है, ये ऐसा शेप का रहता है, देखे होगे। ठीक है, छोटा सा, बहुत छोटा सा, ऐसा सेमी सिलेंड्रिकल शेप का रहता है, ऐसा 3 डंडी रहता है। या फिर ऐसा देखोगे कलरफुल रहता है, उसमें 3 ऐसा निकला हुआ रहता है। ठीक है, मदरबोर्ड में छोटा सा दिखता है, तो यही ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो वही चीज होता है जो ट्रांजिस्टर होता है। 3 इसमें सर्किट 3 आउटपुट्स दिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग एम्पलीफिकेशन में यूज कर रहे हैं। अब एम्पलीफाई में करंट एम्पलीफिकेशन होता है, पावर एम्पलीफिकेशन होता है, तो वही चीज का देख रहे हैं, करंट गेन। ठीक है, करंट गेन यहाँ पे हम लोग बीटा बोलते हैं, अगर फॉर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर करंट गेन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है तो करंट गेन क्या होगा, अल्फा। ठीक है, अगर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर रहेगा तो करंट गेन होगा अल्फा। नहीं तो यहाँ पे हम बीटा देख रहे हैं, तो बीटा क्या होगा। तो अगर हम बीटा एसी का बात कर रहे हैं, तो करंट गेन है तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, गेन कहीं भी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा आई आउटपुट अपॉन डेल्टा आई इनपुट। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ आउटपुट क्या है तो सी है, इनपुट क्या है तो बी है, ये हमको मिलेगा यहाँ पे। वही अगर हम बीटा डीसी लिखें तो डायरेक्टली आईसी अपॉन आई भी लिखेंगे। ठीक है, करंट गेन है तो ये चीज होगा। पोटेंशियल गेन, इसको जनरली वोल्टेज गेन कहा जाता है, एवी। ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल गेन या वोल्टेज गेन, तो एवी। एवी अगर हम एसी लिखेंगे, तो एसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो डेल्टा वी आउटपुट क्या मिलेगा, तो डेल्टा आईसी इंटू आर लोड। इनपुट क्या मिलेगा, तो डेल्टा ये आर आउटपुट, और यहाँ पे डेल्टा आई बी इंटू आर इनपुट। डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई बी तो हमको बीटा दिख रहा है, और आर आउटपुट इंटू आर इनपुट को बोलते हैं रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, रेजिस्टेंस गेन क्या है, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। वैसे ही डीसी के लिए लिख सकते हैं अपॉन आर इनपुट। ये क्या है, तो आर आउटपुट आर इनपुट ऊपर से हम लोग देख सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ से आर आउटपुट है, यहाँ से ये आर इनपुट है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर गेन। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। पावर गेन, इसको पी से ही लिखते हैं। पावर हम जानते हैं कि वी होता है, तो एसी के लिए ही लिख रहे हैं, तो ये हम लिख सकते हैं पावर गेन एसी बीटा एसी इंटू, यहाँ से बीटा एसी इंटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीटा एसी का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, तो सिंपली करंट गेन इंटू पोटेंशियल गेन, यानी कि हम क्या लिखे हैं, करंट गेन, ऐसा लिख देते हैं ए वी इंटू बीटा एसी। एसी है तो एसी एसी दोनों के लिए। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग पावर गेन। सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बीटा इस सब के टर्म में भले ही दिख रहा है, लेकिन क्या है वो तुमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज है हमारा पावर गेन।
फिर एक टर्म हम लोग यूज करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग GM से लिखते हैं। ये डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज a ratio of a small change output voltage, output current to input voltage at constant output voltage। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड एज, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं GM इक्वल टू डेल्टा आई, आउटपुट क्या है C अपॉन डेल्टा VB। ठीक है, कब? जब डेल्टा VC को हम क्या रखे हैं, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको ऊपर नीचे अगर IC बाई डेल्टा IB से मल्टीपल एंड डिवाइड कर दें तो किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे हमको क्या मिल जाएगा, तो ये हमको मिल जा रहा है बीटा SC और ये मिल जा रहा है 1/R इनपुट। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखे थे R इनपुट इक्वल टू डेल्टा VB बाई डेल्टा IB होता है, तो GM हमको ये मिल जाएगा। इसके बाद फाइनल रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा था कॉमन बेस के लिए, बीटा है कॉमन एमिटर के लिए, तो हम लोग अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अल्फा हम लिखते हैं डेल्टा IC अपॉन, उसमें इनपुट जो होता है एमीटर वाला होता है, बेस कॉमन होता है, तो ये लिखते हैं। और बीटा को भी क्या लिखे, डेल्टा IC, AC का बात कर रहे हैं सब, IC बाई डेल्टा IB। और एक रिले लोग जानते हैं कि IC प्लस IB जो होता है वो IE के बराबर होता है। तो इस सब को यूज करते हैं तो हमको मिलता है 1/अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1/बीटा। ठीक है, रिलेशन ये मिलता है। या क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा बाई बीटा प्लस 1। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन से क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं, तो रिलेशन याद रखना जरूरी। इतने जो हमको इंफॉर्मेशन मिले, ये फॉर्मूले मिले, ज्यादा कुछ है नहीं इस प्ले में। ठीक है, अगर ध्यान से समझते हुए जाओ तो कुछ लिखे नहीं है नया, जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं उसी को यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो ये एम्पलीफिकेशन में ये सब टर्म्स यूज होते हैं, तो इसको याद रखने हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर एज स्विच। ठीक है, ट्रांजिस्टर को स्विच के तरीके से यूज करें। ठीक है, तो इसके लिए जो है कट ऑफ एंड सैचुरेशन इज यूज्ड। ठीक, इसके लिए हम लोग कट ऑफ और सैचुरेशन यूज करते हैं। यानी कि जो हम कर्व ऐसा बनाए थे, अगर कैसे भी करके अगर ये बहुत शार्प आए, ठीक है, यानी कि लगभग हमको एक ही पोटेंशियल मिले। ठीक है, ये चेंज जो है बहुत कम मिले, तो हमको इधर क्या मिल रहा है, कट ऑफ, इधर क्या मिल रहा है, सैचुरेशन। ठीक है, कट ऑफ में क्या है, तो IC जो है 0 है, और सैचुरेशन में क्या है, तो IC जो है कांस्टेंट है। यानी कि अगर सर्किट में हमारा IC फ्लो कर रहा है, लोड है उसमें IC करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम ये भी बोल रहे हैं कि ये भी कोई पोटेंशियल है जिसमें, जिसके बाद यानी जिससे पहले इससे इधर IC जो है 0 है और इससे इधर IC जो है कांस्टेंट है, नहीं इधर हमको वैल्यू मिल रहा है,
तो हमको क्या दिख रहा है कि अगर सर्किट में इनपुट पोटेंशियल इससे कम रहेगा तो काम नहीं करेगा, यानी कि स्विच ऑफ है। और इधर क्या दिख रहा है कि स्विच ऑन है। तो अगर हम इस चीज को कहीं भी यूज कर रहे हैं, ऐसा किसी भी डिवाइस में लगा दिए कि इससे कम वोल्टेज पे भाई वो बंद रहे, तो बंद रहेगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि ये स्विच ऑफ है। अगर उससे ज्यादा रहा तो बोलते हैं कि स्विच ऑन है। तो इसको एज ए हम स्विच यूज कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर ऑटोमेटिक स्विच बोलते हैं, करंट से ऑपरेटेड रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। इतना बात में किसी को कोई कष्ट है तो पूछ लो फिलहाल। बोलो। नो सर। ठीक है, तब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, डीसी करंट गेन है, डीसी करंट गेन इन सीबी configuration is 0.99. Find DC current gain in C configuration. ठीक है, जेई मेन का क्वेश्चन है। आ गया पहला। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सीबी यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है और सी यानी कॉमन एमीटर है। तो कॉमन बेस है, यानी कि ये हमारा क्या दे रखा है, ये अल्फा का वैल्यू दे रखा है, और हमसे पूछ क्या रहा है, बीटा का वैल्यू। यही है, तो हमको रिलेशन पता है। अल्फा अगर गिवन हो, बीटा अगर हम पूछ रहे हैं तो यूज कर लेंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, यानी कि 0.99 बाई 0.01, 99 आ जा रहा है कुछ माइनस। ठीक है, ये सारे टर्म्स दिए हुए, अल्फा डीसी यानी कि वही कॉमन बेस के लिए है। इतना आई दे रखा है, आई भी आई सी हमसे पूछ रहे हैं। तो हम बोले कि अल्फा डीसी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, आई सी अपॉन, इस केस में इनपुट होता है आई ई, ये लिखेंगे। तो बता ही सकते हो। ठीक है, ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है, पहले का पूछा हुआ। किसी बात में दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि इसमें फॉर्मूले जो नेमनक्लेचर है वही मेन है, बाकी कुछ भी नहीं।
इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं है, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कह रहा है कि 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स इंटर द एमीटर in 10⁻⁻6 second. If 2% of electron are lost in base, ठीक है, find amplification factor, find beta। हो गया। हेलो, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये बोल रहा है कि एमीटर को इंटर कर रहा है, यानी कि आई बता रहा है हमको। आई क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज इनटू, यानी कि 10⁻10 इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाई 10⁻6। तो ये हमको एक करंट मिलेगा। ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। तो हमको 16 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे -3 1.6 मिली एम्पियर दिख रहा है। बोल रहे 2% जो है बेस में चला जा रहा है, तो 10⁻10 का 2% होता है इतना, ठीक है, यानी कि क्यू बेस अगर हम बात कर रहे हैं तो इतना होगा चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस में जा रहा है तो इतना जा रहा है, यानी कि 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो आई बी यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, तो आई बी लिख सकते हैं 2 × 10⁸ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, टाइम तो सेम ही होगा, सब चीज साथ साथ हो रहा होगा। तो यहाँ पे 8 6 14, 2 × 10⁻⁻5, यानी कि लिख सकते हैं 32 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, मिली में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आई बी पता चल गया, आई ई पता चल गया, तो हम यहाँ से आई सी फाइंड कर सकते हैं। आई सी अगर मिल जाएगा तो बीटा इक्वल टू होता है आई सी बाई आई बी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान होंगे इस चैप्टर से, अगर कंसेप्ट सब चीज क्लियर है, फॉर्मूला सब चीज क्लियर है तो।
ठीक है। हेलो। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं और कुछ सर्किट ड्रॉ करके भी क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसको देखना। बुकलेट बुकलेट मिल गया है क्या तुम लोग को इसका, या नहीं मिला है? नो सर। अच्छा, ठीक है, आज भिजवा देते हैं, क्योंकि खत्म हो चुका है हम लोग का। अब सिर्फ बच गया है लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स हमको लगता है मोस्टली जो आईटी से कोई पढ़ा है, कि आईटी पढ़ रहा है? सर हम पढ़ चुके हैं। तो लॉजिक गेट्स पढ़ चुके होगे। यस सर। ठीक है, तो वही बच गया हम लोग का लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में एंड और एंड क्या बोलते हैं, नॉट गेट, तीन तरह के गेट्स पढ़ते हैं। तो लॉजिक गेट सिंपली जो होता है हम लोग का रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको किसी लॉजिक पे वर्क करे। ठीक है, यानी कि हो, मान लेते हैं कि इनपुट है तो आउटपुट मिले, जैसे कि ऊपर वाला स्विच था, ये भी एक लॉजिक ही था। कहाँ गया, कितना पोटेंशियल है, इससे कम रहेगा तो नहीं जलेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो जलेगा, तो एक लॉजिक हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कुछ लॉजिक्स यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉजिक गेट। बेसिकली जो होते हैं, नॉट गेट होता है, और गेट होता है, एंड गेट होता है। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से और भी बहुत सारे गेट्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं, एक दो बताएंगे, फिर ये ज्यादा बताने लायक है नहीं, याद करना है। जैसे एंड गेट है, ठीक है, तो एंड गेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से दो इनपुट है ए एंड बी, यहाँ से हमको मिलेगा आउटपुट। बुलियन में इसको लिखते हैं ए बी। हमको यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी और ये वाई। ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा वो चीज दिखा रहा है। जैसे कि हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, एंड गेट है, ऐसा मान लेते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे कोई भी एक बैटरी लगा हुआ है और इसके साथ यहाँ पे कोई मान लेते हैं बल्ब लगा हुआ है। अगर ये ओपन है तो जीरो है, जैसे ओपन ओपन है तो ये भी जीरो, इसको भी हम जीरो बोल रहे हैं, यानी कि ए है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ओपन है तो ए और बी जो इनपुट है हमारा जीरो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा तो आउटपुट वन मिलेगा, अगर नहीं जलेगा तो आउटपुट जीरो मिलेगा। तो अब ये सर्किट देख के बताओ कि अभी बल्ब जलेगा नहीं, तो यहाँ हमको आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। वैसे ही अगर ये मान लेते हैं कि ओपन रहे, इसको क्लोज कर दें, तो ये हो जाएगा वन। अगर एक ओपन है तब भी आउटपुट हमको कुछ नहीं मिलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। ये वन ये जीरो कर दे तब भी आउटपुट नहीं मिलेगा। दोनों को जब क्लोज करेंगे तभी बल्ब जलेगा, यानी कि जब इसको भी क्लोज करेंगे इसको भी क्लोज करेंगे। तो ऐसा अगर लॉजिक मिल रहा है एक हमारा सर्किट में, ऐसा सर्किट है, तो ये एक लॉजिक हमको दिख रहा है। तो ऐसे लॉजिक को हम लोग एंड गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गेट में दोनों अगर काम कर रहे हो, दोनों इनपुट होगा तभी हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर्स कोडिंग में इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, इसलिए बोल रहे थे कि अगर जो आईटी पढ़ा है तो वहां पे इस चीज का यूज किया होगा। ठीक है, वैसे ही और गेट तो एक दो बताएंगे, फिर इसको मॉड्यूल से ही हम बता देंगे। और गेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंबल इंपॉर्टेंट है, सिंबल याद होने चाहिए। बुलियन एक्सप्रेशन में इसको ए प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो इधर ए बी और वाई लिख रहे हैं, इसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, जैसा इनपुट आउटपुट के बेसिस पे, तो इनपुट आउटपुट दोनों जीरो हो, जीरो वन हो, वन जीरो हो, या फिर वन वन हो, यही हो सकता है। इसके लिए हम सर्किट एक अलग बना रहे हैं। मान लेते हैं ऐसा सर्किट है, ये बैटरी हो गया, इससे कनेक्टेड यहाँ पे एक बल्ब है।
ये ए है, ये बी है। सोचो कि दोनों ओपन है तब तो बल्ब नहीं जलेगा, एक को भी अगर क्लोज करते हैं तो बल्ब जल जाएगा, ये भी जल जाएगा, दोनों क्लोज रहेगा तब भी जल जाएगा। तो ये जो लॉजिक हमको दे रहा है ये और गेट का है, ए या बी दोनों में से कोई भी इनपुट होगा तो हमको आउटपुट मिलेगा, तो ये हमको और गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही नॉट गेट, नॉट गेट जो होता है ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से ए है तो वाई आउटपुट नॉट इस पे बार लगा देते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ ए लिखें यहाँ बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे 0 1 है तो 1 0 आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक है, नॉट है यानी कि ए अगर क्लोज है तो ना है तो सच है। जैसे इसके लिए सर्किट क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ऐसा। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। अगर ये स्विच जो है ओपन है तो बल्ब जलेगा, अगर इसको क्लोज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे सर्किट जो है नॉट गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे मिलाकर नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, ऐसे बहुत सारे गेट्स हम लोग को पढ़ने होते हैं, तो कुछ हम मॉड्यूल से ही दिखा देते हैं। डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉजिक गेट वाला जो है वो आसानी से एक बार देख लोगे, फिगर याद कर लेना है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या क्या है उसको याद कर लेना है, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो ये सब और गेट, नॉर गेट, ये सब जो देख रखा है, नॉट गेट, फिर इन सबको मिला के हम लोग नैंड गेट बनाते हैं। नैंड गेट का ये सिंबल होता है। नैंड गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एंड बी उसका नॉट। नैंड गेट देखो पहले एंड निकाला है उसके बाद उसका नॉट, यानी उसके ऊपर बार है। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 का आउटपुट 0 मिलता, 0 मिलता, उसका नॉट करते गया है। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम ए बी का आउटपुट लिखते हैं तो देखो 0 0 है तो 0 मिलता, 0 1 है तो 0 मिलता, 1 0 है तब भी 0 मिलता, और 1 1 है तो 1 मिलता। अब इस पे नॉट चढ़ा हुआ है यानी कि ये भी नॉट है, तो इसका 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। तो वैसे ही इस चीज को हमको देख के लिखना होता है। वैसे ही यहाँ पे नॉर गेट, नॉर गेट ए और बी का नॉट, नॉर गेट बोलते हैं ए और बी का नॉट, यानी कि ए प्लस बी निकाल लेना है उसका नॉट, ये मिल गया हमको भाई। ठीक है, तो चीज हो जाएगा नॉर गेट। तो वैसे ही चीज बुलियन ट्रूथ टेबल हो गया। फिर यूनिवर्सल गेट, ये याद रखना है, मेन गेट है नॉर एंड ये, लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से हैं, तो यूनिवर्सल गेट में नॉट एंड नैंड आते हैं। ठीक है, नॉट गेट एंड नैंड गेट, इस चीज को याद रखना है। एंड गेट से नैंड गेट कैसे बनाएंगे वो चीज दे रखा है, तो एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेना है, या आराम से हो जाएगा। और गेट है से एंड गेट कैसे बनाएंगे, तो एक और भी तरीका है नैंड गेट लिखने का। ठीक है, सिंबल सब याद रखने हैं, जॉर गेट का ये सिंबल होता है, ये चीज, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, तुम लोग को बुलियन अलजेब्रा कहीं पढ़ने को मिला है क्या मैथ्स में? नो सर। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, k प्लस सर 0 a मैथ्स हो। में नहीं सर, कंप्यूटर में पढ़ा है। हाँ, कंप्यूटर में तो वहां तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस चीज को एक बार देख लेना, हमको भी याद नहीं है। ठीक है, फिर भी तुम लोग याद कर लेना।
ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है अगर ट्रुथ टेबल लिखने आता है। तो ट्रुथ टेबल अगर आता है तो इसका हमको जरूरत नहीं पड़ता, हम ट्रुथ टेबल से कर लेते हैं। ठीक है, हाँ अगर याद है तो बेहतर है। अब बाकी ये जो है चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को याद रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और एक एक्सरसाइज दे रखा है, 36 क्वेश्चन है, मुश्किल से आराम से करोगे, आराम से बैठ के एक बार सिंबल्स याद करने जरूरी है कि किसका क्या सिंबल है, और का क्या है, कैसे इसको बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे क्या है वो चीज समझ में आ जाना चाहिए, उस चीज को रिप्रेजेंटेशन है डायोड का यूज करके और इलेक्ट्रिकल एनालॉग यूज करके सब ड्रॉ किया हुआ है। तो एक बार देख के समझ लेना है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार पूछ लेना है कि ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी इसमें मोस्टली चीजें याद करने वाली हैं, समझने वाली यही था कि कैसे ट्रूथ टेबल हम लिख रहे हैं, तो हम एक दो बताएं तो उससे अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में 36 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए होंगे, तुम लोग वाले में पता नहीं कितना दिया हुआ है, इसमें 36 है। तो आज बोलेंगे भिजवा देने के लिए, तो जो भी आए जितना भी पढ़े हो उसको एक बार रिवीजन करो और मॉड्यूल लेके बैठ जाओ, 2 से 3 घंटे में पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। तो 2-3 बार में स्लॉट बना लो, एक बार में एक एक्सरसाइज, 2 बार में दो दूसरा एक्सरसाइज, 3 बार में 3 एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे बताओ अब? क्वेश्चंस पहले के पेंडिंग है, कुछ डाउट है वो पूछना चाहते हो या फिर नेक्स्ट शुरू करें? बोलो। कुछ भी नहीं? सर अनुज, किसी और को डाउट होगा तो फिर वो लोग बोलता नहीं है, तुम क्या करोगे? ठीक है, तो वही तो है, सबके लिए बोल रहे हैं, विशाल, अनुज, जो भी है, जो भी डाउट हो उसको पूछा करो। नहीं है किसी को भी कुछ भी, बस पढ़ रहे हैं सो रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बोल देते हैं, आज तुम लोग को चला जाएगा आज या कल, तो इसको सॉल्व करो, और नहीं अगर डाउट है तो नेक्स्ट क्लास से फिर रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, ओके ठीक सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।